अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मैं लास्ट 18 ईयर से डिफरेंट ब्रांड्स की फ़ैशन मार्केटिंग को कंसल्ट कर रहा हूँ। और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। हम इसके बहुत सिंपल 5 स्टेप्स क्रिएट करेंगे पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के, जिसकी बेस पे आप एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो 5 स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले तो आपने अपना बिजनेस गोल डिफाइन करना है। दूसरा स्टेप है आपका जो है वो है स्टडी ऑडियंस, यानी कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे स्टडी करेंगे। तीसरा स्टेप आपका है डेटा सिलेक्शन। आपका चौथा स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो है चैनल सिलेक्शन। और लास्ट स्टेप आपका होगा इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो ये 5 स्टेप सिंपल फॉर्म में आप एक एफिशिएंट पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप बात करने वाले हैं डिफाइनिंग बिजनेस गोल। बिजनेस गोल डिफाइन करने का मतलब है आपने ये ऑब्जेक्टिव आपके ब्रांड का क्या है वो सबसे पहले सेट करना है। ऑब्जेक्टिव आपका फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव आपका होना क्या चाहिए, उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केटियर्स जो होते हैं वो 70% अपना टाइम कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बेसिक्स का वर्जन क्या होना चाहिए? कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिंपल आसान तरीके से ये होती है कि आप 3 स्टेप में अपने कंटेंट को ब्रेक करते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि मैं अवेयरनेस बेस्ड कंटेंट बनाऊं, मैं कंसिडरेशन बेस्ड कंटेंट बनाऊं, या नंबर 3 मैं कन्वर्सेशन बेस्ड कंटेंट बनाऊं। तो पहला स्टेप क्या है जी? अवेयरनेस वाला। अवेयरनेस वाला कंटेंट का मतलब है क्या मेरे ब्रांड की नीड इस वक्त ये है कि मेरे ब्रांड को अवेयरनेस की जरूरत है, मेरे ब्रांड के बारे में लोग जानते ही नहीं है, मेरी प्रोडक्ट के बारे में लोग नहीं जानते, मैं क्या वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता हूं उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए अवेयरनेस के अंदर कि आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करें, आप अपनी डेटा को समझें, आपको किस मार्केट को टारगेट करना है। क्या आपने नीश मार्केट टारगेट करनी है या आपने मासेस के अंदर जाना है? तो अवेयरनेस कैंपेन आप बेसिकली इस तरीके से प्लान करते हैं। सेकेंड कैंपेन होती है आपकी कंसिडरेशन कैंपेन, यानी कि ये वो स्टेप है जिसके अंदर आपका कस्टमर जो है वो आपके पास आ चुका है, अवेयर है प्रोडक्ट के पास, और वो कॉम्पिटिटर से भी अवेयर है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उसको दूसरे तरीके से उसके बहुत सारे जो बाइंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो पेन पॉइंट होते हैं, उनको एड्रेस करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल्स क्या होती हैं? अक्सर आपने देखा होगा लोग इसके ऊपर वीलॉग्स बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर अपनी केस स्टडीज बता रहे होते हैं, यानी कि वो चीजें बता रहे होते हैं जिसके थ्रू आप एग्जाम्पल बता रहे होते हैं कि लोगों ने इस ब्रांड को यूज करा और उससे बेनिफिट अवेल करा। तीसरा है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है यहाँ पे जहां पर आपने लीड जनरेट करनी होती है। तो क्या मुझे कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन करनी है? मेरा ब्रांड ऐसा है जिसके बारे में सबको पता है, जिसके बारे में लोग केस स्टडीज भी देख चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं, अब उसके बारे में बिजनेस कैसे जनरेट करना है। तो ये प्रूफ ऑफ कंटेंट कहलाता है। बेसिकली प्रूफ ऑफ कंटेंट का मतलब ये है कि जी आपका ब्रांड क्या लोगों ने यूज करा, इस्तेमाल करा, अप्लाई करा और उससे बेनिफिट लिया। तो इस किस्म के कंटेंट क्रिएशन को आप कहते हैं कन्वर्जन बेस्ड कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट अप क्रिएटिंग एंड सेटिंग अप द होल पिक्चर ऑफ बिजनेस गोल। तो अब हम जो स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्टडी योर ऑडियंस। अब हम स्टडी योर ऑडियंस का मतलब है ये सबसे ही इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना बेसलाइन, अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये वो स्टेप है। इसमें आप डिफाइन करते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या होनी चाहिए। अगर एक मिसाल है कि जी मैं सब लोगों को टारगेट कर लूं तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कैसे करेंगे और किन पैरामीटर्स पे सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट कि मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं जो कि टूथब्रश बेचती है। तो क्या ये सही है? टूथब्रश तो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये बात सही है कि जी मैं सारे लोगों को टारगेट कर लूं? तो मैं शायद गलती कर रहा हूँ। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्या वो ऑडियंस है जो कि गम प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहती है? क्या वो ऑडियंस है जो एंटी स्मोक के लिए काम करती है? क्या मेरी ऑडियंस जो है वो जनरल हेल्थ केयर के लिए काम कर रही है? तो मुझे इसको नैरो डाउन करना चाहिए। तो नैरो डाउन करने का बहुत ही आसान पैरामीटर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी जनरल ऑडियंस को डिफाइन करें
जनरल ऑडियंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिटेल ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हूँ। रिटेल ब्रांड में मेरा कस्टमर डेटाबेस कहाँ है, क्या है, और मैं कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, तो ये मेरे एक जनरल ऑडियंस हो जाएगी। जनरल ऑडियंस को मैं करूँगा सेगमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल अगेन, कि मेरे पास इस वक्त टारगेट क्या है कि मैंने अपने पास पुल क्रिएट करना है कस्टमर का या पुश क्रिएट करना है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कंटेंट स्ट्रेटजी में, क्या मुझे अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करनी है या मुझे कंसिडरेशन बेस्ड कैंपेन क्रिएट करनी है। तो ये बात मैंने इसमें डिसाइड करनी है कि मैं अपने किन सिटीज वाइज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट वाइज कर सकता हूँ, कलेक्शन वाइज कर सकता हूँ, इवन कलर वाइज कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सनलाइज मार्केटिंग के अंदर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस मॉड्यूल को किस तरह लेके चल रहे हैं। तो तीसरा स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रो लेवल का स्टेप है, जिसे कहते हैं बायर पर्सोना। बायर पर्सोना होता क्या है? बायर पर्सोना का मतलब होता है कि मैं एक फिक्शन बेस्ड कैरेक्टर बना रहा हूं। अब फिक्शन बेस्ड कैरेक्टर क्या होता है कि जैसे मैंने एक अपना कस्टमर को एक फिक्शनल बेस्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज याद रखिएगा, फिक्शन बेस्ड कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तरीके से इमेजिन करके एक कैरेक्टर बना रहा हूं। ये वो कैरेक्टर होगा जो कि आपके कस्टमर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो किन पैरामीटर्स पे होनी चाहिए? आपका कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसका बाइंग पैटर्न क्या है, वो कौन से कलर पसंद करता है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो किस टाइम पे आता है। तो दिस इज कॉल्ड माय बायर पर्सोना। एक स्मार्ट मार्केटिंग टिप है आप लोगों के लिए, हमेशा 4 या 5 बायर पर्सोना क्रिएट करके रखा करें। 4 या 5 डिफरेंट बायर पर्सोना क्रिएट करें। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप कंटेंट किस ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने बायर पर्सोना नंबर 1 को टारगेट करना है, 2 को करना है, 3 को करना है या 4 को करना है। तो लास्ट स्टेप ये है इसमें क्रिटिकल बात कि मैंने इस वक्त जो है एक अपना नेगेटिव बायर पर्सोना भी क्रिएट करना है। मैंने कभी नहीं सुना नेगेटिव बायर पर्सोना के बारे में। नेगेटिव बायर पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो बायर पर्सोना है जो कि लगता तो आपका कस्टमर है लेकिन एक्चुअली कस्टमर नहीं होता है। तो पर्सनलाइज मार्केटिंग के अंदर नेगेटिव बायर पर्सोना का तो बॉस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि वो लग रहा है कि मेरा कस्टमर है, विंडो शॉपिंग कर रहा है, देख रहा है, लेकिन मेरे पास कभी भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये वो कस्टमर है जो कि मेरे कैंपेन के स्पेंड को, अमाउंट को जाया कर रहा है। तो व्हाट वी नीड टू डू, 4 बायर पर्सोना अपने एक्चुअल क्रिएट करें आइडियली, और एक नेगेटिव बायर पर्सोना क्रिएट करें। इसको प्लीज फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। फर्दर ब्रेक डाउन क्या होता है? ऑगमेंटेड बायर पर्सोना। अब ऑगमेंटेड बायर पर्सोना क्या होता है? ये वो बायर पर्सोना होता है जिसमें आप अपने कंज्यूमर के डेटा, पेन पॉइंट, यानी कि एक्चुअल एक्सपीरियंस को कनेक्ट करते हैं, अपने फिक्शनल बायर पर्सोना के साथ ज्वाइन करते हैं। इसको कहते हैं ऑगमेंटेड बायर पर्सोना। नाउ यू आर रेडी, ऑल सेट, प्रिपेयर्ड to create your target audience. So okay friend, you have decided your target audience. अब आप मूव कर रहे हैं डेटा सिलेक्शन के पास। यानी कि अगेन मुझे ये देखना है पर्सनलाइज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर मेरा स्टेप 3 है कि मैं डेटा को किस तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है। आप कहते हैं आप दरिया के पानी को जज करने के लिए पूरा दरिया का पानी उठा के नहीं लाते, आप एक छोटा सा सैंपल पिक करते हैं, उसके ऊपर ट्राई करते हैं। तो इसी तरह की एग्जाम्पल मेरी थर्ड एग्जाम्पल के अंदर है, विच इज कॉल्ड डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन का मतलब ये है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सी है और मैं इसको किस तरह अपने पॉइंट नंबर 1 से कनेक्ट कर रहा हूं, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है। और पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था मेरी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो डेटा सिलेक्शन की बात यह है कि जी आपने अपने ऑब्जेक्टिव को किस डेटा पे अप्लाई करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं जब आप बात करें जनरली पर्सनलाइज मार्केटिंग होती क्या है, तो लोग कहते हैं कि जी आपका पहला नाम और आखिरी नाम इज कॉल्ड पर्सनलाइज मार्केटिंग। ये एक इनिशियल स्टेप होता है पर्सनलाइज मार्केटिंग का, लेकिन ये बहुत ही अंदर फर्दर डिटेल होती है। पर्सनलाइज मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्ले करती है वो है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने किस ऑडियंस को किस जबान में किस तरीके से और किस प्रॉब्लम को एड्रेस करा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लग्जरी ब्रांड बेच रहा हूं तो मुझे अपनी ऑडियंस को अलग तरीके से अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मास मार्केट को या टूथब्रश बेच रहा हूं तो मैं उसकी प्रॉब्लम को किस तरह एड्रेस कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन।
ایک بہت ہی بیوٹیفل ایگزامپل تھی کلیئر اینڈ کلیئر کی. انہوں نے کیا کرا, سمپل سا, انہوں نے ایک ایسا کانٹینٹ بنایا جو کہ خود بخود وائرل بھی ہو گیا اور اس کی کاسٹ بھی کم آئی اور اس کے اوپر لوگوں نے ریئیکٹ بھی کرا. تو کلیئر اینڈ کلیئر کو یہ بہت پتا تھا کہ ایزیلی پتا تھا کہ جی اس کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے. اس کی ٹارگٹ آڈینس تھی ینگ کراؤڈ. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ایسی وہ تمام لڑکیاں جن کو پمپلز پرابلم ہے, تو ان کو ہم کس طرح سے ایک اس طرح کا ریولوشنری ڈسٹرپٹیو انفارمیشن دیں جس کی بیس پہ وہ آپس میں انگیج ہو جائیں, کنیکٹ ہو جائیں میرے برانڈ کے ساتھ. انہوں نے کیا کرا, سمپل, انہوں نے ایک الیکٹرانک کارڈ شیئر کرنا شروع کروا دیا. تو فار ایگزامپل گرل اے نے گرل بی کو ایک کارڈ شیئر کرا جس کی بیس پہ وہ انوائٹ کر رہی تھی کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے ان کے پینل آف ڈاکٹر کے ساتھ جا کے فری کنسلٹیشن کرتی اور اپنی فرینڈ کو لے جا سکتی تھی. تو یہ کانٹینٹ اتنا پاپولر ہوا کہ پورے ہی ایشیا کے اندر اٹ بیکم وائرل اور سارے لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے برانڈ ونس. برانڈ نے ان تمام لوگوں کو کنیکٹ کرا اور بیکم دا پاورفل برانڈ آف کنیکٹنگ آڈینس. تو میرا پوائنٹ کیا ہے, دا نٹ شیل ٹیک اوے یہ ہے کہ آپ نے سب سے امپورٹنٹلی ڈیٹا سلیکشن کس طرح کرنا ہے اور اس ڈیٹا کو کانٹیکسچولائز کیسے کرنا ہے. کانٹیکسچولائزیشن امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ میں کس کی پرابلم کو کس طریقے سے سالو کر رہا ہوں. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ ان پوائنٹ نمبر 3. تو اب ہم نے اپنا آبجیکٹو سیٹ کر چکے ہیں, اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سیٹ کر چکے ہیں اور اس آڈینس کو کیسے کانٹیکسچولائز کرنا ہے وہ سیٹ کر چکے ہیں. اب چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے چینل کون سا سلیکٹ کرنا ہے. بیسکلی یہ وہ کریٹیکل پوائنٹ ہے, ہر چینل جو ہوتا ہے اس کی پرپس, اس کی نوعیت, اس کا استعمال الگ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو بہت ہی بیسک سی ایگزامپل بتاؤں سوشل میڈیا کی, سوشل میڈیا میں لوگ اکثر مکس کر جاتے ہیں کہ جی میں فیس بک پہ جو کانٹینٹ ڈال رہا ہوں وہ میں انسٹاگرام پہ بھی ڈالوں, جو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہوں وہ میں لنکڈ ان پہ ڈالوں, جو لنکڈ ان پہ ڈال رہا ہوں وہ میں ٹک ٹاک پہ ڈالوں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ کہ ہر چینل کا پرپز الگ ہے, ہر چینل کا رسپانس الگ ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی میٹرو کیش اینڈ کیری میں جاتے ہیں لیٹ سپوز, تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں ہول سیل مارکیٹنگ کروں گا, ہول سیل پرچیزنگ کروں گا. اسی طریقے سے جب آپ کسی لگژری اسٹور میں جاتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے میں کوالٹی پرچیز کروں, ایک برانڈ کی پرسنالٹی پرچیز کروں. تو وائی ناٹ اپلائنگ دا سیم فارمولا آن اے چینل سلیکشن. سمپل سی بات یہ ہے, آپ کو یہ بہت آسان بھی ہے اور یہ بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے. آسان کس طرح ہے کہ آپ کو بتایا کہ جی میرے پاس تو ایس ایم ایس کرتا ہوں اور میرے پاس لوگوں کا رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ بہت آسان ہے. مشکل اس طرح ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا چینل سلیکشن کون سا ہونا چاہیے, تو اس کے لیے آسان طریقہ ہوتا ہے آپ کریں اے بی ٹیسٹنگ. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میرا ایس ایم ایس زیادہ افیکٹو ہے, میری ای میل مارکیٹنگ زیادہ افیکٹو ہے, میری فیس بک کی ایڈ کیمپین زیادہ افیکٹو ہے, یا میں سمپل ٹک ٹاکرز کے تھرو انفلوئنسر مارکیٹنگ کروا لوں اس کی. اگین یاد رکھیے گا آپ کا بزنس آبجیکٹو کیا ہے اور آپ کی کانٹینٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا کہہ رہی ہے آپ کو. اگر میں اویئرنیس کیمپین چلا رہا ہوں تو میں انفلوئنسر کو ٹھیک ہے جی بتا سکتا ہوں. اگر میں لیڈ جنریشن چلا رہا ہوں تو کیا میرے لیے فیس بک کا ایڈ مینیجر اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے. تو دس از اے نٹ شیل آف انڈرسٹینڈنگ دا پوائنٹ کہ آپ کی چینل سلیکشن کیا ہونی چاہیے. سو آئی اسٹارٹ وتھ کانگریچولیٹنگ یو کہ آپ نے یہ 4 اسٹیپ سمجھ لیے اچھے طریقے سے. اب لاسٹ اسٹیپ جو کہ ہے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ. ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ یہ چاروں اسٹیپ کو خراب بھی کر سکتا ہے. اس کی ایگزامپل سمپل سی یہ ہے کہ جی مجھے پتا ہے کانٹینٹ میں نے کیسے کریٹ کر دیا, کس کو ٹارگٹ کر دیا, انفارچونیٹلی مجھے اس کا جو رسپانس آنا تھا یا اس کے لیے جو مجھے انفراسٹرکچر چاہیے تھا وہ ریڈی نہیں ہے. میں نے پلان تو بہت اچھا کر لیا, ڈو آئی ہیو اے بجٹ فار آل دیز تھنگس. اگر بجٹ نہیں ہے تو واٹ از مائی آلٹرنیٹ پلان. ٹھیک ہے جی میرے پاس بجٹ بھی ہے, میرے پاس ریسورسز بھی ہیں, میرے پاس ٹولز بھی ہیں, لیکن کیا میرے پاس کسٹمر سپورٹ ہے, کیا میرے پاس جو لیڈ جنریٹ ہو رہی ہے اس کو آنسر کرنے کے لیے میرے پاس وہ ٹیم ہے جو اس کو کنورٹ کر سکے سیلز لیڈ کے اندر. میں آپ کو بہت آسان سی ایگزامپل بتاتا ہوں کہ آپ کی پرسنلائز مارکیٹنگ جج کیسے ہوتی ہے. آپ کی پرسنلائز مارکیٹنگ ایگزیکٹلی سیلز نمبر سے ہی جج ہوتی ہے کہ میں نے کتنی اچھی پرسنلائز مارکیٹنگ کی, اس کا رسپانس ڈائریکٹلی پروپورشن ہونا چاہیے آپ کے سیلز والیوم کے ساتھ. تو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ویب سائٹ میری شاپیفائی انٹیگریٹ ہی نہیں ہوئی فیس بک کے ساتھ,
اس کا مطلب ہے میں نے سارا جتنی ایکسرسائز کی تھی بیکار جائے گی. میرے پاس کسٹمر سپورٹ کے لیے وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے, بیکار جائے گی. میرے پاس آرڈر ڈیلیوری کرنے کے لیے وہ فاسٹ پیس انوائرمنٹ نہیں ہے, پوری کیمپین بیکار جائے گی. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پین پوائنٹ کیا ہے, آپ کے ویک پوائنٹس کیا ہیں, اور ان کے چیلنجز کیا آ سکتے ہیں. تو آئی وش یو آل a very good personalized marketing strategies, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمپل 5 اسٹیپ لے کے آپ ایک افیکٹو کیمپین کریٹ کر سکتے ہیں. وش یو آل a very good luck.